2020 में साइंटिस्ट ने वीनस के सरफेस को स्टडी किया। इस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर धरती जैसा है, इसलिए लोगों के लिए इतना दिलचस्प है। स्टडी के दौरान उन्होंने पाया कि इस प्लैनेट के आसपास की गैसों में फॉस्फीन है। इस पदार्थ में कार्बन और हाइड्रोजन कॉम्बिनेशन के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फास्फोरस होते हैं। ये एक महत्वपूर्ण खोज थी, क्योंकि बिना रंग वाली जहरीली फॉस्फीन का बायोलॉजिकल ओरिजिन पैदा हो सकता है। वीनस पर हाल ही में वॉल्केनिक एक्टिविटी इस गैस के पैदा होने का एक कारण हो सकती है, लेकिन यह भी संभव है कि कुछ बैक्टीरिया असल में वहां रहते हों। अब चलिए वीनस के धरती की ओर चलते हैं, फॉकलैंड आइलैंड की ओर। यहाँ खूबसूरत जेंटू पेंगुइन रहते हैं। साइंटिस्ट ने स्टडी के लिए पेंगुइन के मल के नमूने लिए। प्रयोगशाला में उन्होंने जेंटू के डूडू को एनालाइज किया और वहां फॉस्फीन पाया। इस खोज ने सभी को चौंका दिया। हमसे 3 करोड़ 80 लाख मील दूर मौजूद सब्सटेंस पेंगुइन्स के अंदर कैसे पहुंचा, ये विश्वास करना कठिन है। लेकिन क्या होगा अगर ये असामान्य पक्षी वीनस से हमारे पास आए हो सकता है कि वे अक्सर तारों वाले आकाश में अपने दूर के घर को देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाते हैं। पेंगुइन रेयर बर्ड हैं जो अपने शरीर के अंदर नमकीन पानी को ताजे पानी में बदल सकते हैं। उनकी आंखों के बगल में अनूठे ग्लैंड्स होते हैं जो पावरफुल किडनी की तरह काम करती है। ये पेंगुइन्स को बर्ड स्ट्रीम से नमक निकालने में हेल्प करती है। तो शायद यही ग्लैंड उन्हें किसी तरह वीनस पर जीवित रहने में मदद कर सकते हैं। पेंगुइन केवल हमारे प्लैनेट्स पर नहीं उड़ सकती, लेकिन जरा सोचिए, वीनस का एटमॉस्फेयर उनकी उड़ानों के लिए एकदम सही है। ये संभव है कि अभी वीनस पर लाखों पेंगुइन उड़ रहे हों। हम उन्हें इस प्लैनेट को कवर करने वाली गैसों के कारण नहीं देख पा रहे हैं। बेशक ये संभावना नहीं है कि इस थ्योरी की कंफर्मेशन मिलेगी। वीनस के एटमॉस्फेयर में पेंगुइन शायद जीवित रह पाएंगे, जो 96% कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। इस प्लैनेट पर थोड़े से सल्फ्यूरिक एसिड के बादल भी हैं, लेकिन साइंटिस्ट अभी भी ये नहीं जानते कि इन पक्षियों का शरीर फॉस्फीन कैसे पैदा कर सकता है। वे पूरी तरह से जेंटू पेंगुइन के बिहेवियर को स्टडी और उसको ऑब्जर्व करने का प्लान बना रहे हैं। उन्हें ये जानना है कि ये बर्ड क्या खाते हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, साथ ही और भी बहुत कुछ। स्टडी के बाद साइंटिस्ट को उम्मीद है कि पेंगुइन फॉस्फीन दूसरे प्लैनेट्स पर रहने वाले कई अलग अलग जीवों की पहचान करने में मदद करेगा। ये संभव है कि पेंगुइन के अंदर कुछ अनएरोबिक बैक्टीरिया दूसरे मुकाबला करने वाले माइक्रोब से लड़ने के लिए फॉस्फीन पैदा करते हैं। हमारे प्लैनेट पर पॉन्ड स्लाइम में भी फॉस्फीन के निशान पाए जा सकते हैं। भविष्य में साइंटिस्ट प्लैनेट ग्रह के एटमॉस्फेयर का पता लगा रहे हैं और फॉस्फीन के सोर्स की खोज करने के लिए वीनस पर कई प्रोब भेजेंगे। एक और जानवर है जो दूसरे प्लैनेट का हो सकता है। मैं नहीं, इस वक्त ये समुद्रों और महासागरों में रहता है। 2018 में एक साइंटिफिक आर्टिकल पब्लिश किया गया था, जिसमें रिसर्चर्स के एक ग्रुप ने कहा था कि ऑक्टोपस धरती पर पैदा नहीं हुए थे। वैसे बड़ा चढ़ाकर नहीं कहा गया था। उन्होंने सचमुच उन्हें आउटर स्पेस से आया क्रिएचर कहा है। वैसे असल में ऐसा सोचने के कई कारण हैं। कई अटकलों में से एक का कहना है कि दूसरी दुनिया के वायरस धरती के महासागर में गिरे और उन्होंने शेलफिश वाली स्क्विड को इन्फेक्ट किया। इन्फेक्शन ने उन्हें ऑक्टोपस में डेवलप होने के लिए फोर्स किया। एक दूसरी थ्योरी कहती है कि ऑक्टोपस के अंडे एक मेटेरॉइड से हमारे प्लैनेट पर पहुंचे थे। ये सभी वर्जन हमारे सामने आए क्योंकि ऑक्टोपस है ही कितना अनोखा। ये समुद्री जीव घोंगे, मोलस्क और स्क्विड से काफी नजदीकी रखते हैं, लेकिन ऑक्टोपस ज्यादा स्मार्ट होते हैं। वो प्लैनेट पर सबसे स्मार्ट इनवर्टिब्रेट्स हैं। उनकी दिमाग कुशलता भी कई मैमल से बेहतर है, जिनमें कुछ वो लड़के भी शामिल है जिनके संग में स्कूल गया था। उनके पास सभी जिंदा जीवों में सबसे कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम है। ऑक्टोपस के शरीर में एक सेंट्रल ब्रेन होता है और उनके टेंटिकल्स का एक न्यूरल कनेक्शन होता है जो उन्हें सेंट्रल ब्रेन से अलग सोचने की सुविधा देता है। उनकी नजर इस तरह डेवलप होती है कि उनकी आंखों की तुलना महंगे वीडियो कैमरे के लेंस से की जा सकती है। वो कलर और शेप चेंज कर सकते हैं। कलर पिगमेंट, नर्व्स और मसल्स के कॉम्बिनेशन के साथ खुद को छिपा सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी चीज है इनकी बुद्धि। वो आराम कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। आलसी हो सकते हैं और मस्ती कर सकते हैं। प्लैनेट्स पर किसी दूसरे जीव का ऐसा सामान्य रूप और व्यवहार नहीं है। लेकिन उन्हें आउटर स्पेस के एलियंस मानने का मुख्य कारण उनके विकास का इतिहास है। किसी भी मौजूदा जानवर में आप उसके डेवलपमेंट में विकास की स्टेजेस को ट्रैक कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हाथी और मैमथ हाथी परिवार के एक सामान्य पूर्वज के वंशज हैं, जो 50-60 साल पहले खत्म हो गए थे। यदि आप और भी आगे देखें तो आप लगभग सभी मैमल्स में जानवरों के वंशज पाते हैं। जैसे रेप्टाइल, लगभग हर जानवर में विकास की कड़ी होती है जिसने इसे वही बनाया है जो वो है। हर स्पीशीज लाखों वर्षों में बदलती है।
लेकिन ऑक्टोपस के पास ये शाखा नहीं होती है। वो अचानक फैमिली ट्री पर दिखाई दिए। विकास के जरिए से स्क्विड को लाखों वर्षों में ऑक्टोपस में विकसित होना चाहिए, लेकिन साइंटिस्ट उनकी सारी बुद्धि, उनके जाल और खुद को छिपाने की उनकी क्षमता के साथ ऑक्टोपस के विकास को ट्रैक नहीं कर सकते। ऑक्टोपस जीनोम प्लैनेट पर किसी भी अन्य जीनोम के उलट है। अगर ऑक्टोपस की आउटर स्पेस में पैदा होने की बात रियल हो जाती है तो यह डार्विन के विकास के सिद्धांत के विपरीत थ्योरी की पुष्टि कर सकता है। इस थ्योरी के अनुसार जीवित जीवों या उनके एम्ब्रियोस को मेटेरॉइड पृथ्वी पर लेकर आए थे, लेकिन अभी के लिए इस थ्योरी का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि लगभग 13.5 करोड़ वर्ष पहले ऑक्टोपस स्क्विड लाइन से अलग हो गए थे, लेकिन यह थ्योरी भी प्रूफ नहीं हुई। लेकिन अगर आउटर स्पेस में ऑक्टोपस हमारे पास आए तो यह कैसे संभव है कि जिंदा जीव 1-2 तारों के बीच की इस यात्रा में बच गए? ऐसे असंभव नहीं है। पृथ्वी पर ऐसे क्रिएचर हैं जो स्पेस में जीवित रह सकते हैं, और ये टार्डिग्रेड्स या वाटर बेयर्स हैं। ये छोटे 8 पैरों वाले इनवर्टिब्रेट्स हैं जो ऑर्थोपॉड्स के नजदीक हैं। उन्हें देखने के लिए आपको एक माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी, लेकिन एक सस्ते वाला भी आपको उन्हें डिटेल से देखने में मदद करेगा। बाहर से देखने पर ये कुछ भालू जैसे लगते हैं। उन्हें वाटर बेयर्स कहा जाता है क्योंकि डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए उन्हें शरीर के चारों ओर पानी की एक पतली परत की आवश्यकता होती है। ये जीव समुद्र की गहराई से लेकर गर्म रेत के टीलों तक हर तरह के एनवायरनमेंट में पाए गए हैं। उनमें हैरान कर देने वाली मजबूती है। उनकी यूनिक फॉर्मेशन की वजह से वो नरम दिखते हैं, लेकिन उनका शरीर एक सख्त छल्ली से ढका होता है। ये कवर टिड्डे, मंटिस और कई दूसरे कीड़ों के एक्सोस्केलेटन जैसा दिखता है। वाटर बेयर्स बढ़ने के लिए पुरानी झिल्ली की लेयर को निकाल देते हैं। उनके सभी 8 पैरों में 4-6 पंजे होते हैं जो उन्हें किसी भी सतह से चिपके रहने में मदद करते हैं। टार्डिग्रेड्स -318 फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर पर जीवित रहने में कामयाब रहे हैं। ये बर्फीले अंटार्कटिका की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक ठंडा है। गर्म कंडीशन उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो 300 फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर पर जीवित रह सकते हैं। इसका मतलब है कि वो उबलते पानी में मौजूद हो सकते हैं। वाटर बेयर्स रेडिएशन या हाई प्रेशर से डरते नहीं है। समुद्र की गहराई में प्रेशर स्ट्रॉन्ग मेटल अलॉय को नष्ट कर सकता है। वाटर बेयर्स 6 गुना भारी प्रेशर झेल सकता है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि वो स्पेस के वैक्यूम में रह सकते हैं। हमारे प्लैनेट में एक मैग्नेटिक फील्ड है, यानी एक ढाल जो हमें सोलर रेडिएशन से बचाती है। टार्डिग्रेड्स इस रेडिएशन की परवाह नहीं करते। वे पृथ्वी के निचले ऑर्बिट में जा सकते हैं और बिना किसी नुकसान के वापस लौट सकते हैं। उनके शरीर को एक प्रोटीन ताकत देता है जो उनके डीएनए को आयनाइजिंग रेडिएशन से बचाता है। टार्डिग्रेड भी क्रिप्टोबायोसिस की स्थिति में आ सकते हैं। अगर आसपास की कंडीशन ठंड, सूखने, ऑक्सीजन की कमी या नमक के ज्यादा होने का सिग्नल देती है तो टार्डिग्रेड अपने सिर और पैरों को बॉडी के अंदर खींच लेता है और सो जाता है। ये तब तक बिना हिले डुले बैरल के रूप में रह सकता है जब तक कि इसके आसपास की कंडीशन में सुधार न हो जाए। क्रिप्टोबायोसिस की स्थिति उन्हें कई डिकेड्स तक पानी और भोजन के बिना रहने की सुविधा देती है। 2016 में साइंटिस्ट ने 2 टार्डिग्रेड्स को फिर से जिंदा करने में कामयाबी हासिल की जो 30 से ज्यादा सालों से सो रहे थे। ये क्रिएचर धरती के 5 विश्व स्तर के विनाशों से बचे हैं। वो लगभग 5 अरब साल पहले सामने आए थे और ये पॉसिबल है कि वो उतने ही लंबे टाइम तक जीवित रहेंगे। वो किसी भी कयामत से नहीं डरते। एस्टेरॉइड्स हमारे प्लैनेट से टकराते हैं, सुपरनोवा पास में फट जाता है और इसका रेडिएशन धरती पर बिखर जाता है। एक ग्लोबल हीट या बर्फीला तूफान शुरू हो जाता है। लोग और ज्यादा जीवित प्राणी इन घटनाओं से बच नहीं सकते हैं, लेकिन वाटर बेयर्स इनसे बच सकते हैं।